दोस्तों, एक सुनहरी सुबह थी। राहुल एक 28 साल का मछुआरा अपने पुराने जाल और बांस के डंडे के साथ गंगा नदी के किनारे जा रहा था। तभी उसका पैर एक चमकीले पीले पत्थर से टकराया। राहुल ने उसे उठाया और उसकी चमक देखकर हैरान रह गया। ये क्या हो सकता है, उसने सोचा। गांव में उसने सुना था कि नदी किनारे कभी कभी सोने के टुकड़े मिल जाते हैं। उसके मन में उत्साह जागा। उसने पत्थर को जेब में डाला और कस्बे के सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को परखा और बोला, राहुल, ये तो शुद्ध सोना है, कहां मिला? राहुल ने बात टाल दी और चुपके से घर लौट आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन राहुल फिर नदी किनारे गया। उसने उस जगह पर सावधानी से खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत के बाद उसे और सोने के टुकड़े मिलने लगे। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक छोटी सी सोने की खान थी। राहुल ने इसे गुप्त रखा। वो रात के अंधेरे में सोना निकालता और दूर के शहरों में बेचता। कुछ ही सालों में राहुल ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा आरके कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी जल्दी ही भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में शामिल हो गई। राहुल ने कई और व्यवसाय शुरू किए और देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार हो गया। फिर भी वो फटे पुराने कपड़े पहनता, अपनी पुरानी झोंपड़ी में रहता और लोग उसे एक गरीब फटीचर ही समझते। 28 साल की उम्र में राहुल को लगा कि अब उसे जिंदगी में एक साथी चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अपनी असली पहचान छुपाएगा। वो चाहता था कि कोई उसे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए प्यार करे। स्वीकार करे, वो लड़कियों से मिलता और कहता, मैं गरीब फटीचर हूँ, कहीं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, मेरे पास न घर है न गाड़ी। ज्यादातर लड़कियां उसकी गरीबी सुनकर उसे ठुकरा देती। राहुल को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसकी सादगी को अपनाए। एक दिन राहुल दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बैठा था, जहां वो एक लड़की से मिलने आया था। वो लड़की भी उसे ठुकरा कर चली गई। राहुल ने कॉफी पी और बाहर निकलने की सोची। तभी पास की मेज पर बैठी एक युवती ने उसकी बातें सुनी। वो थी पूजा जायसवाल, काव्या एंटरप्राइजेस की सीईओ मधु। खूबसूरत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। मधु राहुल के पास आई और बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राहुल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझे जानती भी नहीं, मैं एक गरीब फटीचर हूं, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? मधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किराए का पति बनाऊंगी, हर महीने 1 लाख दूंगी, मेरे घर में रहने खाने की व्यवस्था होगी। राहुल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मधु ने बताया, मेरी माँ मेरी शादी रमेश नाम के एक घमंडी बिजनेसमैन से करवाना चाहती है। वो बहुत अमीर और घमंडी है, लेकिन मुझे ऐसा घमंडी लड़का नहीं चाहिए। मुझे एक साधारण सच्चा इंसान चाहिए जो मुझे दिल से समझे। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी जबरदस्ती रमेश से शादी करवा दी जाएगी। राहुल ने खुशी की आंखों में सच्चाई देखी। उसका दिल धड़का। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। खुशी की मुस्कान और उसकी उदासी उसके मन में घूम रही थी। उसे पहली बार लगा कि वो किसी से प्यार करने लगा है। मधु ने राहुल को अपने साथ मनाली ले जाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि उनकी नकली शादी को परिवार के सामने विश्वसनीय बनाने से पहले वे एक दूसरे को समझें। मनाली की बर्फीली वादियों में दोनों ने कई दिन बिताए। एक शाम रोहतांग पास पर बर्फबारी के बीच खुशी ने राहुल से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में एक गहरी कहानी है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कहानी तो सबकी होती है मधु, लेकिन कुछ कहानियां वक्त पर खुलती हैं। मधु ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी सादगी मुझे छूती है। उस पल राहुल का दिल जोर से धड़का। बर्फीली हवा में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राहुल ने तुरंत एक दुकान से नई सैंडल खरीदी और मधु को दी। मधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, फिर भी मेरे लिए सैंडल? राहुल ने जवाब दिया, पैसों से नहीं, दिल से खरीदा है। मधु का चेहरा लाल हो गया। उसने राहुल की आंखों में देखा और दोनों के बीच प्यार की एक चिंगारी जली। मनाली से लौटने के बाद मधु राहुल को अपने आलीशान घर ले गई। उसने अपनी माँ पूजा जायसवाल से कहा, माँ, मैंने राहुल से शादी कर ली है, मैं इसे छुपा रही थी, आज बता रही हूँ। पूजा ने राहुल को सिर से पांव तक देखा। वो पुराने कपड़ों में था। पूजा गुस्से से चिल्लाई, मधु, तुमने इस फटीचर से शादी कर ली? ये भिखारी तुम्हारे लायक नहीं। रमेश जो आरके कंस्ट्रक्शन के साथ करोड़ों की डील कर रहा है, तुम्हारे लिए सही है। इस फटीचर के साथ तुम कभी खुश कहीं रहोगी? राहुल ने मन ही मन सोचा, आरके कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है, तेरा ये घमंड जल टूटेगा। उसने शांत लेकिन गहरे अंदाज में कहा, रमेश जी, तुम्हें
आरके कॉन्ट्रैक्शन और उसके मालिक के बारे में कुछ नहीं पता? पहले पूरी जानकारी ले लो, जान पड़ो कि मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। रमेश ने ठाका लगाया और तंज कसा, अरे फटीचर, मैं अगली मीटिंग में उसके मालिक से मिलूंगा। तेरा ये घमंड आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। फटीचर नाम सुनवाऊंगा और तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, तैयार रह। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है रमेश जी, वक्त का इंतजार करो, देखते हैं सॉरी कौन मांगता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो रमेश के घमंड को भेद रही थी। फिर एक दिन मधु की नानी का जन्मदिन था और पूरा रमेश के परिवार गांव जाने वाला था। पूजा ने मधु से कहा, इस फटीचर को साथ क्यों नहीं जा रही हो? गांव में मेरी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे कि मेरी बेटी ने भिखारी से शादी कर ली। रमेश जैसा लड़का जो आरके कंस्ट्रक्शन के साथ डील कर रहा है तुम्हारे लिए सही था। मधु ने जवाब दिया, माँ, राहुल मेरे पति हैं, वे मेरे साथ जाएंगे गांव की पार्टी में। रिश्तेदारों ने राहुल को घेर लिया। एक चचा ने तंज कसा, मधु, तुमने इस फटीचर को कहां से पकड़ लिया? रमेश जैसे लड़के को छोड़कर इस भिखारी से शादी? एक मौसी बोली, अरे ये तो सड़क छाप लगता है, रमेश जो करोड़ों की डील करता है तुम्हारे लिए सही था। गांव के लोग भी हंसते हुए बोले, ये फटीचर रमेश खानदान में कैसे घुस गया, इसे तो बाहर निकाल दो। रमेश भी पार्टी में था। उसने राहुल को देखकर तंज कसा, अरे फटीचर, तू यहां भी? आरके कंस्ट्रक्शन के साथ मेरी डील पक्की हो रही है। तुम्हारे जैसे लोग तो वहां गेट पर खड़े होने लायक भी नहीं। राहुल ने मन ही मन सोचा, आरके कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है, तुम लोग का यह घमंड बहुत जल्द टूटेगा। फिर राहुल ने हंसकर कहा, रमेश जी, तुम्हें आरके कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं, पहले पता करो कि उसका मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। रमेश ने ठहाका लगाया और बोला, तू ही क्या आरके कंस्ट्रक्शंस का मालिक? तू तो मेरे ऑफिस में चाय देने लायक भी नहीं। राहुल ने हर अपमान को चुपचाप सहा। मधु ने देखा कि राहुल कितनी शांति से सब सह रहा है। वे उसके पास गई और चुपके से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम इतना सब क्यों सह रहे हो राहुल? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मधु, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकता हूं। मधु की आंखें नम हो गई, उसे राहुल से गहरा प्यार हो गया था। पार्टी में मायरा, मधु की चचेरी बहन की बेटी, राहुल के पास आई और बोली, अंकल, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। राहुल ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी डायरी से एक चेक निकाला, उसमें 4 लाख की राशि भरी और मायरा को देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने पापा को दे देना, इससे जो चाहो खरीद लेना। मायरा ने चेक अपने पापा रोहन को दिया। रोहन ने चेक देखकर जोर से हंसा और बोला, ये फटीचर 7 लाख का चेक दे रहा है, इसके पास तो खाने के पैसे नहीं। उसने चेक को मोड़कर फेंक दिया और राहुल को ताने मारे, तुम जैसे फ्रॉड बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, ये चेक कभी कैश नहीं होगा। राहुल ने शांत स्वर में कहा, रोहन जी, एक बार बैंक में जाकर तो देख लीजिए। रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोला, तुम जैसे फर्नीचर के पीछे हम समय बर्बाद नहीं करते। पार्टी में सभी लोग हंसने लगे। अगले दिन मायरा ने वो मुड़ा हुआ चेक उठाया और बैंक चली गई। उसने बैंक कर्मचारी से कहा, मेरे अंकल ने मुझे ये चेक दिया था, क्या इससे पैसे मिल सकते हैं? कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, बेटा, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन चेक देखते ही उसके होश उड़ गए। चेक आरके कॉन्ट्रैक्शन के अकाउंट का था और उस पर राहुल भारती के हस्ताक्षर थे। बैंक मैनेजर ने चेक की जांच की और मायरा से कहा, यह चेक वैध है, तुम्हें 7 लाख मिल जाएंगे। मायरा ने पैसे लिए और घर लौटाई। उसने रोहन को बताया, पापा, अंकल का चेक सच्चा था, मुझे 7 लाख मिल गए। रोहन के होश उड़ गए। उसने सोचा, ये फटीचर इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता है? उसने पूजा को बताया, लेकिन पूजा बोली, ये जरूर कोई चालबाज है, चुराया हुआ चेक होगा। ये बोलकर सब लोग शांत हो गए। फिर एक दिन ऐसा आता है जब काव्या एंटरप्राइजेज भारी संकट में फंस गई। कंपनी को नुकसान हुआ और कर्ज बढ़ता जा रहा था। मधु दिन रात परेशान थी। पूजा ने फिर राहुल को ताना मारा, तुम तो बस खाते पीते हो, मेरी बेटी की कंपनी डूब रही है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। रमेश होता तो अब तक कंपनी बचा लेता। राहुल ने मधु को अपने पास बुलाया और कहा, मधु, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मधु ने उसकी आंखों में देखा और बोली, राहुल, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल भारती का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, मधु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, जल्दी ही मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा।
काव्या एंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग रखी गई। उस बोर्ड मीटिंग में रमेश दुबे भी मौजूद था। वो राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने तंज कसा, मधु, तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए मैं आरके कंस्ट्रक्शन के मालिक से बात करूंगा। वो हम लोग के बीच आने वाली हैं। तुम्हारा फटीचर पति तो कुछ कर नहीं सकता। मैं 800 करोड़ की डील पक्की कर दूंगा। तभी दरवाजा खुला और राहुल सूट बूट में अपने अधिकारियों के साथ अंदर आया। सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए। चेयरमैन ने कहा, स्वागत करें राहुल भारती का, जो आरके कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। मधु और रमेश के होश उड़ गए। मधु ने कांपते स्वर में पूछा, राहुल तुम जीके कंस्ट्रक्शन के मालिक हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मधु, मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं तुम्हारा परखना चाहता था। मैंने हर अपमान सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। रमेश दुबे शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसने कांपते स्वर में कहा, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस अब मधु को भी यही सम्मान देना। राहुल ने काव्या एंटरप्राइजेस को कर्ज से उबारा और उसे फिर से शीर्ष पर पहुंचाया। पूजा ने राहुल से माफी मांगी। गांव के रिश्तेदार और रमेश भी शर्मिंदगी में डूब गए। फिर एक दिन राहुल और मधु ने एक भव्य समारोह में दोबारा शादी की। राहुल ने मधु को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया। दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य शुरू किए। राहुल भारती की कहानी एक गरीब फटीचर से अरबपति बनने की नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपमान, ताने और बेइज्जती को चुपचाप सहा, लेकिन अपनी सादगी और सच्चाई नहीं छोड़ी। मधु और राहुल का प्यार एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित किया कि असली धन दिल की सच्चाई और प्यार में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। दोस्तों, एसडीएम पूजा भारती कंधे पर दुपट्टा डाले साधारण सलवार सूट में बाजार में खड़ी थी। उनका मन हुआ कि पानी पूरी खाई जाए। वे एक ठेले के पास गईं और दुकानदार से बोली, भैया थोड़ा मसालेदार बनाना। अभी उन्होंने पहली पूरी खाई ही थी कि अचानक एक पुलिस की जीप तेजी से रुकी। उसमें से 3 वर्दीधारी पुलिस वाले उतरे। दारोगा करीम अली ने आते ही पानी पूरी वाले को कॉलर से पकड़ लिया। क्यों बे, तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही? दुकानदार सहम गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब अभी इस महीने कमाई कम हुई है, अगले हफ्ते दे दूंगा। दरोगा भड़क उठा, अबे अगले हफ्ते क्या तेरा बाप देगा? इतना कहकर उसने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला उलट गया। गोलगप्पे, आलू मिर्चा, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। बस बहुत हो गया। पूजा भारतीय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दरोगा जी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दारोगा ने बिना देखे ही छिड़क दिया, ओ मैडम ज्यादा मत बोलो वरना सड़क पर ही ठीक कर दूंगा। दरोगा करीम ने जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा बाजार सन, किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस अफसर ने किसी महिला को सड़क पर थप्पड़ मार दिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वर्दीधारी पुलिस अफसर सड़क पर एक महिला को थप्पड़ मार सकता है। पूजा भारतीय ने अपने गाल पर हाथ फेरा। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने दारोगा करीम की आंखों में देखा और कड़े लहजे में कहा, यह तुम्हारी नौकरी के आखिरी दिन है दारोगा जी? करीम ठहाका मारकर हंसा, अरे यह तो धमकी दे रही है, लगता है इसे अभी और सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक करीम ने पूजा के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचा। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग चीखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। अब तू थाने चल। करीम गुर्राया और पूजा को घसीटते हुए पुलिस जीप की ओर ले जाने लगा। सड़क पर खड़े कुछ युवकों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कोई चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, ये तो अन्याय है। लेकिन करीम पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक और सिपाही को इशारा किया, इन सब के फोन छीन लो। पुलिस वालों ने भीड़ को डराने के लिए लाठियां उठा ली। करीम ने बाकी सिपाहियों को इशारा किया, इसे जीप में डालो। 2 पुलिस वाले आगे बढ़े और जबरदस्ती पूजा को पुलिस जीप में धकेल दिया। अब तक भीड़ में हलचल तेज हो गई थी। लोग फुसफुसा रहे थे, यह कौन है, इसका कसूर क्या था?
पुलिस इतनी बेरहमी क्यों कर रही है? लेकिन पूजा अभी भी अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। पुलिस जीप तेजी से दौड़ रही थी। बाजार की हलचल पीछे छूट चुकी थी और अब सिर्फ सन्नाटा था। पूजा चुपचाप बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। करीम साइड मिरर में देख रहा था। वह खुश था कि उसने एक बदमाश औरत को सबक सिखा दिया। बड़ी आई कानून की देवी। वह हंसते हुए बोला, अब थाने चल, वहां तेरा असली इलाज करेंगे। पूजा चाहती तो अपनी पहचान बता सकती थी, बस एक फोन करती तो पूरा प्रशासन हिल जाता। लेकिन नहीं, वो देखना चाहती थी कि कानून के रखवाले कितने नीचे गिर चुके हैं। थाने पहुंचते ही पूजा भारती को सीधे हवालात में धकेल दिया गया। चल अंदर बैठ, चुपचाप एक पुलिस वाले ने कहा। पूजा बिना विरोध किए अंदर चली गई। वह चाहती थी कि यह लोग अपनी हदें पार करें ताकि उनका